हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से सिलेक्शन वे पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास करीब 10 दिन पहले हुई थी। अब कहानी आगे बढ़ेगी और लास्ट क्लास में हम लोग रजिया सुल्तान तक पहुंच चुके थे। रजिया सुल्तान की कहानी को भी कवर किया था। 1236 से लेकर 40 तक का टेन्योर था। केवल इन 4 साल के टेन्योर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस पर फोकस करते हैं एक बार और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर इकलौती महिला शासक कौन थी? तो भी आंसर होगा रजिया सुल्तान। तीसरा क्वेश्चन कि रजिया ने कितने तरीके के सिक्के लॉन्च किए थे? तो आपका आंसर होगा 3 तरीके के सिक्के लॉन्च किए थे। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था इन 3 सिक्कों में से क्या क्या लिखावट थी। एक सिक्का जिसमें लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, दूसरा जिसमें लिखा था न्याय की रानी, क्वीन ऑफ जस्टिस, और तीसरा सिक्का जिसमें लिखा हुआ था दिल्ली सल्तनत की महारानी। इसके अलावा रजिया जितने भी चहलगानी के सरदार थे या दिल्ली सल्तनत की जो प्रजा थी, उसकी आंखों में क्यों चुभने लगी थी? क्योंकि रजिया ने इस्लाम के अंदर जो पर्दा प्रथा को माना जाता है उसे नहीं माना और पर्दा की जगह पर कुबा और कुलय को अडॉप्ट किया। कुबा और कुलय का मतलब सुल्तान जो पगड़ी अपने सर पर लगाता था उस पगड़ी को धारण किया और साथ में शाही वेशभूषा जो कि सुल्तान पहनता था उसको भी धारण किया। धीमे धीमे करके विरोध होने लगा। बाकी कहानी आप लोग जानते हैं। अब देखिए, यहां से जब टेन्योर रजिया का खत्म होता है 1240 से, तो 1240 से लेकर 1265 तक ये जो 25 साल का जो टेन्योर है मेरे भाई, इन 25 वर्ष में 3 सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं। ठीक है, अब ये तीन सुल्तान कौन थे? तो एक तो आपको ध्यान रखना है मुइजुद्दीन बहराम, जिसने 2 साल का टेन्योर सर्व किया 1240 से लेकर 42 तक। इन 2 वर्षों के बाद अलाउद्दीन मसूद ने रात में सोते समय मुइजुद्दीन बहराम की गर्दन काट दी और उसके बाद तख्त पर खुद को सुल्तान डिक्लेयर किया। अब अलाउद्दीन मसूद जो है इसने 4 वर्षों का टेन्योर सर्व किया। 1242 से लेकर 46 तक यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा और उसके बाद उसी तरीके से मसूद को मारा किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। और नासिरुद्दीन महमूद उसके बाद करीब लंबे टेन्योर तक 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1240 से लेकर 1265 के बीच में कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इन 25 सालों में ऐसा क्या हुआ कि कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है? तो कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि इन 25 वर्षों में दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। ना ही कोई लड़ाई लड़ी गई, ना ही किसी दूसरे क्षेत्र पर कब्जा किया गया, ना ही कोई नई स्कीम लॉन्च करी गई, ना कोई नए तरीके के सिक्के लॉन्च किए गए। और मेरे भाई खुद बताओ, अगर हिस्ट्री में किसी टाइम पे कोई डेवलपमेंट या एस्टैब्लिशमेंट हुआ ही नहीं है या कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी गई है, तो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन किस बात का पूछेगा? अब एग्जामिनर ये तो पूछ नहीं देगा कि भाई अलाउद्दीन मसूद कौन से ब्रांड का पैंट पहनते थे या कौन से ब्रांड के मोजे पहनते थे, ये तो पूछेगा नहीं। तो यही वो कारण है कि इन 25 वर्षों से हमसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब ये जो 3 सुल्तान हैं, मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद और नासिरुद्दीन महमूद, ये तीनों चहलगानी के सरदारों में से एक थे। मतलब इल्तुतमिश ने अपनी सुरक्षा के लिए जिन 40 सरदारों का ग्रुप बनाया था, उन्हीं सरदारों में से एक एक करके मुइजुद्दीन बहराम, फिर अलाउद्दीन मसूद और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ये सुल्तान बने थे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अब दिल्ली के तख्त पर जो बैठ रहे हैं वो उसी चहलगानी के सदस्य बैठ रहे हैं। इन 25 सालों में इन तीनों सुल्तानों ने कुछ भी नहीं किया गद्दी पर बैठकर। सिर्फ और सिर्फ 25 साल दिल्ली सल्तनत अय्याशी में डूबी रही। सुबह शाम दिन रात सिर्फ और सिर्फ शराब का नशा, सिर्फ और सिर्फ धन दौलत लुटाई जा रही है।
सिर्फ और सिर्फ अय्याशी हो रही है। इन सारी चीजों के चलते इन 25 सालों तक दिल्ली सल्तनत का खजाना जो है वो खाली होता रहा। अब इन 25 सालों के बाद गद्दी पर जो आदमी बैठने जा रहा है ये भी चहलगानी का एक सरदार ही है, और इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन इन 3 सुल्तानों में से डिफरेंट था। बलबन इन तीनों की तरह नहीं था। ये तीनों गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन सुल्तानों जैसे काम नहीं इन्होंने कोई किए। सिर्फ पैसा और पावर इस चीज को भोगा। लेकिन बलबन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सुल्तान बनने के सारे गुण हैं, और बलबन अब तख्त की तरफ देख रहा है। जब गद्दी पर बैठा हुआ है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का कोई ध्यान नहीं है प्रजा की तरफ, ना ही किसी योजना की तरफ, और ना ही सल्तनत के अंदर अपने अधिकारियों की तरफ। ऐसे में जो बलबन है, बलबन आर्मी का कमांडर है, और जो सेना है वो बलबन की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। बलबन कंस्पिरेसी करता है, बलबन पूरा जाल बिछाता है कि किस तरीके से नासिरुद्दीन महमूद को मारा जाएगा, और एक दिन वो आता है जिस दिन नासिरुद्दीन महमूद की गर्दन कलम कर दी जाती है। और यहीं से दिल्ली सल्तनत को 1265 में एक नया सुल्तान मिलता है जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। पूरे 25 वर्षों के बाद दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा आदमी अब बैठ रहा है जो कि उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। ध्यान रखिएगा, इसी को उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उलुग खान किसका नाम था, तो ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन बलबन का ही नाम उलुग खान था। अब बलबन गद्दी पर बैठता है, कोई बात नहीं, जितने भी अधिकारी हैं उन सबको बोल दिया जाता है बलबन के थ्रू कि हम जनता से मिलने जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो जो भी अधिकारी हैं वो जनता के बीच में डुग्गी पिटवा देते हैं। डुग्गी पिटवा का मतलब उस टाइम पर बैंड बाजा लेकर निकला जाता था और लोगों को अनाउंस करते हुए जाते थे कि भाई इतने टाइम पे आज तुम्हारा राजा या तुम्हारा सुल्तान या तुम्हारा बादशाह तुमसे मिलने आ रहा है। तो दिल्ली सल्तनत का जो मेन चौक होता है वहां पर बलबन जाता है मिलने। अब जनता के बीच में खड़ा है, पब्लिक निकल रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही अनाउंस कर रखा है कि दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान गयासुद्दीन बलबन उर्फ उलूग खान मिलने आ रहा है तुम सबसे। वो अब जनता के बारे में सोचने वाला सुल्तान है, कुछ नया करना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, अब बलबन जाके खड़ा है, लेकिन कोई जनता इकट्ठी नहीं हो रही है। सब आ रहे हैं, पास से निकल जा रहे हैं, किसी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब कहने का यह कि इन पिछले 25 सालों में दिल्ली की जनता भूल चुकी थी कि सुल्तान कोई होता भी है। क्योंकि पिछले ये जो 3 सुल्तान आए थे इन्होंने काम ही इस तरीके से किया था। जनता के जहन में सुल्तान का कोई खौफ ही नहीं था। बलबन वापस आता है और बलबन को सामने अब क्लियरली उसे 2 चैलेंजेस दिखाई दे रहे होते हैं। मेरी आवाज तो क्लियर है भाई? आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। आवाज मेरी क्लियर है ना सभी को? हाँ जी। तो अब बलबन वापस आके बड़ा टेंशन में है। टेंशन इस बात की कि यार गद्दी पर अभी बैठा हूं, लेकिन जनता में कोई खौफ ही नहीं है, और जब तक जनता में खौफ नहीं होगा। हाँ, लाइट थोड़ी सी डिम है, आज के लिए काम चलाइए, इसको सेट करवाता हूं, ठीक है। तो अब बलबन बैठकर सोच रहा है और उसे क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या? 2 चैलेंजेस। पहला चैलेंज बलबन को यह दिखाई दे रहा है कि वो राज कैसे करेगा। आखिरकार गद्दी पर तो बैठ गया है, लेकिन जब तक जनता के दिल और दिमाग में सुल्तान का खौफ नहीं होगा तब तक राज कैसे करोगे? कोई जनता तो मानेगी ही नहीं। और दूसरा, बलबन के सामने क्लियरली उसे चैलेंज दिखाई दे रहा था चहलगानी का,
क्योंकि बलबन जिस तरीके से गद्दी पर बैठा था, इस तरीके से गद्दी पर बैठना दिल्ली सल्तनत की एक रिवायत बन गई थी कि अगला सुल्तान पिछले वाले की गर्दन काट के बैठ रहा है। इस तरीके से अभी तक केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश के अलावा कोई भी सुल्तान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। याद है आपको, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने चहलगानी की स्थापना करी थी, 40 सरदारों का ग्रुप बनाया था जिसकी जिम्मेदारी थी कि एनी हाउ सुल्तान की हिफाजत करना। लेकिन अब बलबन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि चहलगानी के सरदार ही एक एक करके सुल्तान के तख्त पर बैठ रहे हैं, जिसको जब मौका मिल रहा है, और बलबन भी किसी को मारकर गद्दी पर बैठा है। तो अब ये दो चैलेंज हैं। पहला कि जनता के अंदर खौफ कैसे पैदा किया जाए, और दूसरा इस चहलगानी से कैसे बचा जाए। तो बलबन ने कहा पहले चहलगानी से निपटते हैं, जनता से तो बाद में निपट ही लेंगे। इसके लिए बलबन ने कंस्पिरेसी करी और अगले 3 महीने के अंदर बड़ी ही चालाकी के साथ जितने भी चहलगानी के सरदार अभी तक बचे थे उनको एक एक करके, किसी को जहर देकर खाने में, किसी को रात में सोते हुए, किसी को कंस्पिरेसी के साथ अकेले कहीं पर घेर कर एक एक करके मारा गया। और इस तरीके से अगले 3 महीने में बलबन ने चहलगानी को ही निस्नाबूद कर दिया। वो डर ही खत्म कर दिया जो कि अगले समय पर बलबन की गद्दी ले सकता था। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बलबन ने कहा जब चहलगानी के सरदार ही गद्दी पर बैठने वाले हैं एक एक करके, तो इस चहलगानी को ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चहलगानी खत्म हो गई, बलबन का तख्त प्रोटेक्टेड हुआ, और इसके बाद अब बारी थी लोगों की, क्योंकि जनता डर नहीं रही थी। तो ऐसे में यह वो दौर था जब दिल्ली के ऊपर यह डर बड़ा लोगों को सताता था कि कहीं कोई फारसी हमला ना करते, क्योंकि हर कोई आज तक नहीं भूला था सदियों पुरानी वो बात जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर लूटपाट करी थी और बर्बरता करी थी। तो ऐसे में बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपने आप को फारसी बताया। मतलब ये वही वाली बात जैसे कि कोई छुटभैया होता है ना, जैसे आज भी बाहर जाके बोले कि यार मुझे जानते हो ना, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरे चाचा विधायक है। उसी तरीके से क्योंकि लोग फारसियों से डर रहे हैं, इस वजह से लोगों में डर का माहौल पैदा करने के लिए बलबन ने फारसी कल्चर को इंट्रोड्यूस किया दिल्ली में। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन कल्चर। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आप ध्यान रखोगे। बलबन इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन कल्चर। ठीक है, उसने क्या किया, फारसी सभ्यता को इंट्रोड्यूस किया दिल्ली में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फारसी सभ्यता को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। साथ में जैसे हिंदू धर्म में आप देखते हो ना, नवरात्रि मनाए जाते हैं, तो 9 दिन की नवरात्रि होती है जिसमें मां दुर्गा की पूजा हम लोग करते हैं। उसी तरीके से आप मान लीजिए एक त्योहार है फारसियों का जिसको बोलते हैं नौरोज। क्या बोलते हैं, नौरोज। तो ही इंट्रोड्यूस्ड नौरोज। उसने नौरोज भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 9 दिन का यह फारसियों का त्योहार होता था। ठीक है, जिससे कि जनता को यह बिलीव हो जाए कि ये जो तख्त पर बैठा हुआ अगला सुल्तान है जिसका नाम है बलबन, वो वाकई में एक फारसी है। और साथ में फारसियों की कुछ तहजीब भी लॉन्च करी, या आप बोल सकते हो फारसियों की कुछ प्रथाएं भी लॉन्च करी, जिनको बोलते हैं सजदा। ठीक है, सजदा और पैबोस। सजदा और पैबोस। अब ये सजदा और पैबोस है क्या? सजदा का मतलब यह है कि यह नियम बन गया कि जो भी दरबार में आएगा, दिल्ली के तख्त पर आएगा सुल्तान से मिलने,
पहले वो लेट कर सुल्तान को दंडवत प्रणाम करेगा, मतलब लेट कर हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा। दिस इज कॉल्ड सजदा। पैबोस का मतलब अगर कोई बात सुल्तान से कहनी है तो घुटनों पर बैठकर सुल्तान के पैरों को चूमना होगा। सो दिस इज कॉल्ड सजदा एंड पैबोस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब एक स्टूडेंट जैसे पूछ रहे कि सर ये रियल में फारसी था, ये जितने भी आए हुए हैं ये सब अपने आप को तुर्क बता रहे थे। हालांकि ये जितने भी आए हुए थे वो सही मायने में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और उसके आगे के रीजन से आए हुए थे। ये गुलामों का दौर हुआ करता था, कोई गुलाम कहीं से खरीदा जाता था तो कहीं कोई गुलाम दूसरे और कहीं लोकेशन से खरीदा जाता था, लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्क ही थी। दिल्ली सल्तनत के अंदर जितनी भी मैक्सिमम किताबें भी लिखी गई हैं वो सब तुर्क भाषा में ही लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, आपका आंसर होगा तुर्क। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल अंपायर तो फिर आपका आंसर होगा फारसी। ठीक है, क्लियर है? तो फारसी में सबसे ज्यादा किताबें मुगल अंपायर में लिखी जाएंगी। हालांकि फारसी सभ्यता की स्थापना करने वाला बलबन ही था। यहां तक सभी को बात क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा नौरोज किसने इंट्रोड्यूस किया, आंसर होगा बलबन। अगर आपसे पूछा जाए किसने फारसी सभ्यता को इंट्रोड्यूस किया, आंसर होगा बलबन। सजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को किसने लॉन्च किया, तो भी आंसर होगा बलबन। अब बलबन ने डिमोनेटाइजेशन भी किया, बलबन ने अपने नए सिक्के भी लॉन्च किए और इस सिक्के का नाम क्या था, बलबनी सिक्का। इसका नाम क्या था, बलबनी कॉइन, उसने लॉन्च किया। ठीक है, बलबन के टेन्योर को देखकर हमें कोई शक नहीं होता है कि बलबन का टेन्योर सफल रहा, क्योंकि आप इसका टेन्योर देख सकते हो 1265 से 1287 तक इसका टेन्योर रहा। 22 वर्षों का जिसका टेन्योर हो, अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा लंबा टेन्योर है इसका। ठीक है, तो यह अपने आप में एक सफल सुल्तान था। कुछ और चीजें भी ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार सुल्तान धरती पर ईश्वर की छाया, जिल इलाही और ईश्वरी कृपा के प्राप्त करता थे, मतलब अपने आप को अल्लाह का सबसे बड़ा दूत बताता था और अपने द्वारा जो भी आदेश दे देता था उसको अल्लाह का हुक्म ही बताता था। मतलब उसका कहना होता था कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अल्लाह का हुक्म ही समझो, अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मान रहे हो तो तुम ये समझो कि तुम अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे हो, और जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा उसके लिए तो सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत की सजा। इसने दीवान अर्ज की भी स्थापना करी, दिल्ली सल्तनत में एक मिलिट्री विभाग अलग से बनाया, बाकी चहलगानी को पूरे तरीके से इसने खत्म कर दिया। फारसी सभ्यता को भी इंट्रोड्यूस किया, नौरोज की शुरुआत करी, खुद को नासिर अमीर उल मोमिन कहा। अब नासिर अमीर अल मोमिन होता कौन है, यह एक खिताब हुआ करता था जो कि फारस में जो खलीफा हुआ करते थे, ठीक है, उनका राइट हैंड होता था। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये वो टेन्योर था, या फिर बलबन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कार्यकाल में यहां से टैक्स फारस तक भी भेजा गया है। तो यह कहना कोई दो राय नहीं होगी कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत है वो कहीं ना कहीं फारस को भी टैक्स पे कर रही थी। ठीक है, तो यह दबदबा था एक तरीके से फारसियों का। उसने अपने दरबार में फारसी संस्कृति की शुरुआत करी, जैसे कि सजदा और पैबोस जैसी जो प्रथाएं थी उनको शुरू किया। इसने जो भी पॉलिसी अपनाई, मतलब जिस तरीके से इसने चहलगानी को खत्म किया, उसके बाद जनता के बीच में अपना डर कायम किया, तो इसकी इस पूरी नीति को बोलते हैं द ब्लड एंड आयरनी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लड एंड आयरनी पॉलिसी। हिंदी में इसको बोलते हैं तलवार और रक्त की नीति। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था या कौन सा शासक था जिसने तलवार और रक्त की नीति अपनाई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? बलबन था जिसने तलवार और रक्त की नीति अपनाई थी। इसके अलावा ममलुक वंश का आखिरी शासक जो था वो था कैकुबाद। अब देखिए होता क्या है, 1287 में दिल्ली सल्तनत में एक बड़ा आक्रमण होता है, और यह आक्रमण किसका होता है? मंगोलों का आक्रमण होता है। अब ये मंगोल कौन है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मंगोल कौन है। देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ऊपर चाइना है इधर,
और चाइना के भी ऊपर जो है यह है मंगोलिया। ठीक है, तो बेसिकली जो मंगोल जनजाति थी वो मंगोलिया रीजन में रहने वाली जनजाति हुआ करती थी। दुनिया में सबसे खतरनाक लड़ाके माने जाते थे। हाइट बहुत कम हुआ करती थी, बोनी टाइप की हाइट हुआ करती थी। 5 फीट 5.5 फीट से ज्यादा के नहीं हुआ करते थे। चौड़ी हड्डियां होती थी, शरीर बिल्कुल चौड़ा होता था, चेहरा चपटा होता था और मुंह भी काफी चौड़ा होता था, नाक भी चपटी होती थी, छोटी छोटी आंखों वाले होते थे, बहुत ही निर्दयी और बहुत ज्यादा क्रूअल। मंगोलों के आक्रमण करने की एक खास बात थी। मंगोल जहां पर भी आक्रमण करते थे वहां पर ये गद्दी नहीं जमाते थे कभी। ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को खाक में मिलाते थे, सिर्फ और सिर्फ निस नाबूद करते थे। जैसे कि मान लीजिए मंगोलों ने कहीं पर आक्रमण किया तो वहां के पूरे खेत रौंद देते थे अपने घोड़ों से, पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते थे। इसके अलावा उस जगह पर तोड़फोड़ करी जाती थी, पूरे के पूरे शहरों को आग लगा दी जाती थी, आदमियों को मार दिया जाता था, महिलाओं के गहने लूटे जाते थे और उसके बाद वहीं पर कैंप लगाकर, तंबू लगाकर 2-3 महीने तक रहते थे और वहां की महिलाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ बलात्कार करते थे। जब मन भर जाता था तो उसके बाद वहीं पर उन सारी चीजों को छोड़कर जितने भी सिक्के, धन दौलत होती थी उसको लेकर आगे बढ़ जाते थे। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे, कहीं पर भी रुकते नहीं थे ये। इनको तख्त जमाने से मतलब नहीं था कि दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में तख्त जमा के बैठे रहेंगे, नहीं। आए हैं, लूटपाट करेंगे, बर्बरता करेंगे और चले जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस पूरी बेल्ट में, मंगोलिया से लेकर इस पूरी बेल्ट में लाखों लोग ऐसे थे जिसमें तो सिर्फ मंगोलों के सरदार चंगेज खां का डीएनए था। इतने ज्यादा ब्रूटल थे, इतने ज्यादा निर्दयी थे और इतने मास लेवल पर रेप होते थे महिलाओं के जब ये आक्रमण करते थे। तो सिर्फ और सिर्फ खाना बदोश जिंदगी, उस खाना बदोशी में अय्याशी मिल जाए तो और अच्छा। तो मंगोलों का जब आक्रमण होता था तो मंगोलों से कोई लड़ने को तैयार नहीं होता था। ये जो तुर्क होते थे, अफगान होते थे, ये भी मंगोलों से दूर भागते थे हाथ जोड़ के, क्योंकि मंगोलों से लड़ना आसान नहीं था और लड़ाके भी बहुत सही थे ये। बात आ रही है समझ? अब ऐसे में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में 1287 में मंगोलों का आक्रमण होता है। बलबन के हाथ पैर फूल जाते हैं, बलबन का बेटा मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है और 1287 में ही बलबन भी मारा जाता है मंगोलों से लड़ते हुए। दिल्ली का तख्त खाली होता है। उसके बाद दिल्ली के तख्त में 1287 से लेकर 1290 के बीच में, इन 3 वर्षों में 2 लोग तख्त पर बैठते हैं। एक तो कैमुर्स, ठीक है, एक तो कैमुर्स और कैमुर्स के बाद कैकुबाद। ठीक है, कहीं कहीं पर कैकाबाद लिखे मिलेगा, कहीं पर कैकुबाद लिखा मिलेगा, वैसे करेक्ट वर्ड है कैकुबाद। ठीक है, तो कैमुर्स और कैकुबाद, इन दोनों ने इन 3 वर्षों के बीच में दिल्ली पर शासन किया है। और सबसे आखिरी शासक गुलाम वंश का कौन था? कैकुबाद। ठीक है, इन लोगों ने कुछ इस तरीके से शासन किया। इस टाइम पर दिल्ली, यूपी और बिहार, इस पूरी बेल्ट में मंगोल आक्रमण कर रहे थे लगातार। भारत में बर्बरता हो रही थी, भारत में मॉन्यूमेंट्स मंगोलों ने भी तोड़े हुए हैं, संस्कृति भ्रष्ट हो रही थी। और जो दिल्ली के ये जो दोनों सुल्तान हैं, कैमुर्स और कैकुबाद, ये सिर्फ आ और जा रहे थे। मतलब इनकी ये हालत थी कि गद्दी पर बैठते थे, 1 महीना गद्दी पर बैठे, पता लगा मंगोल फिर आ गए दिल्ली के अंदर, तुरंत भाग जाते थे गद्दी छोड़कर। मतलब दिल्ली के सुल्तान खुद ही छुपते फिर रहे थे। अब ऐसे में दूसरी तरफ समझिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत की तरफ एक नया वंश बढ़ रहा था,
ठीक है। दिल्ली पर आप देख सकते हो, दिल्ली पर कौन है? 1290 पे मंगोल हैं दिल्ली पर, ठीक है। लेकिन इधर हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं, इनको पार करके कुछ अफगान आ रहे होते हैं भारत की तरफ। और ये अफगान कौन है? ये खिलजी वंश है, ठीक है। ये कौन है? खिलजी वंश है। खिलजियों का इस टाइम पर जो सबसे बड़ा सरदार था, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। अब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर मंगोल दिल्ली पर आक्रमण ना करते तो खिलजी वैसे भी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने वाले थे, क्योंकि खिलजी धीमे धीमे करके दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अब जब हिंदू कुश पर्वत को पार करके जब खिलजियों की सेना लगभग दिल्ली के पास पहुंचने वाली होती है, जैसे ही ये लोग लाहौर तक पहुंचे होते हैं, इनको पता लगता है कि दिल्ली पर तो मंगोलों ने आक्रमण कर रखा है। अब जलालुद्दीन खिलजी के हाथ पैर भी फूल जाते हैं। इसका कहना होता है नहीं, अब तो आगे बढ़ना बेकार है। इसका कहना है अब तो आगे बढ़ना बेकार है, क्योंकि जब मंगोल दिल्ली पर बैठे हैं, हम ममलुकों से तो लड़ सकते थे, बलबन से लड़ सकते थे, लेकिन मंगोलों से नहीं लड़ सकते। तो अब तो वापस ही चलना पड़ेगा। लाहौर को लूट लिया, इतना ही बहुत है, लेकिन वापस चलने में ही भलाई है, मंगोलों से नहीं जीत पाएंगे। अब ऐसे में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा है, इसका नाम है अली गुरशास्प। क्या नाम है? अली गुरशास्प। ये कौन है? ये भतीजा है, ठीक है। इसी ने बड़े होकर अपना एक और नाम रखा था। रियल नेम इसका अली गुरशास्प था, और इसी ने अपना नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यह केवल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा ही नहीं था। बचपन से चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, और अपने ही चाचा की बेटी से मोहब्बत करता था, और चाचा की बेटी से निकाह भी हुआ, और साथ में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेना का कमांडर भी था। इस टाइम पर सेना की बागडोर अली गुरशास्प के ही हाथों में थी। बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। बचपन से ही अपने चाचा के तख्त की तरफ हमेशा देखता था, और हमेशा आंखों में एक सपना लिए रहता था कि एक दिन खिलजियों का सरदार बनेगा। लेकिन चाचा ऐसा जो बार बार इसके अरमानों पर पानी फेर देता था। चाचा ऐसा जो कि तख्त छोड़ने को तैयार ही नहीं था, और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता था। बचपन से इतना बड़ा हो गया है, बचपन से इतने वर्षों में कभी इसने कोई मौका नहीं छोड़ा कि जिसमें अपने चाचा को खुश करने की कोशिश ना करी हो। लेकिन चाचा ऐसा कि खुशी नहीं होता है कभी अपने भतीजे से। तो एक तरीके से जो अली गुरशास्प उर्फ अलाउद्दीन खिलजी है, यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा तो है ही, साथ में अली गुरशास्प जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी है, क्योंकि उसने उसकी बेटी से भी निकाह किया है और साथ में उसका सेनापति भी है। अली गुरशास्प हमेशा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, और आज जब सामने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के मंगोल खड़े हुए हैं, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आदेश दे चुका है कि अब खिलजियों की सेना वापस जाएगी, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके दिल्ली पर जाना मतलब खुदकुशी करना है, मंगोलों से लड़ना। तो अली गुरशास्प ऐसे में खड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करने का सबसे सटीक वक्त वो है जब उस काम को करने के लिए हर कोई मना करता है। ध्यान रखिएगा ये बात। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो और आप चाहते हो उसका सबसे ज्यादा लोगों पर इंपैक्ट हो, तो उसका करेक्ट टाइम वही है जब उसको करने से हर कोई मना करता है। और आज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने
एक भी ऐसा सरदार नहीं खड़ा हुआ है जो ये कह सके कि मैं खिलजियों के लिए लड़ूंगा। और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं खिलजियों के लिए लड़ूंगा। एक मूवी भी आई थी पद्मावत, उसमें उसने डायलॉग मारा था कि खिलजियों के लिए तो खुदा से भी लड़ जाएगा अलाउद्दीन। तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी अब अपने चाचा के सामने खड़ा हुआ है। वो कह रहा है मंगोल तो क्या, खुदा से भी लड़ जाऊंगा खिलजियों के लिए। और उसके चाचा के दिमाग में क्या चल रहा है? उसका चाचा कह रहा वल्लाह वल्लाह। उसके दिमाग में चल रहा है ठीक है, लड़ने को तो तैयार हुआ, आखिर जाएगा। अगर लड़ गया मंगोलों से और जीत हुई तो दिल्ली तो अपनी हो जाएगी, और अगर मर भी गया तो अपना क्या जा रहा है। बात आ रही है समझ? और यहां पे 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के लीडरशिप में खिलजियों की सेना दिल्ली पर आक्रमण करती है। और यहां पर एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ खिलजी, दोनों के बीच में यह युद्ध होता है। और अलाउद्दीन खिलजी देखते ही देखते मंगोलों के सरदार की गर्दन कलम कर देता है। एक झटके में इस युद्ध को अलाउद्दीन खिलजी अपनी तरफ कर लेता है। उसका सीधा टारगेट सिर्फ और सिर्फ मंगोलों का सरदार होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर चंगेज खां की बात नहीं हो रही है। चंगेज खां की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। क्लियर हो रही है बात? चंगेज खां की मृत्यु 1265 के ही आसपास हो गई थी। चंगेज खां एक लंबे टेन्योर तक मंगोलों का सरदार रहा था। अब जैसे ही मंगोलों के सरदार की गर्दन कटती है, मंगोल दिल्ली से पीछे हटते हैं और यहां से खिलजियों की एंट्री होती है दिल्ली सल्तनत के तख्त पर। और दिल्ली सल्तनत को मिलती है एक नई डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी। इस तरीके से गुलाम वंश खत्म होता है और दिल्ली पर अब शासन किसका शुरू हो रहा है? यहां पर खिलजी वंश का शासन शुरू हो रहा है। तो खिलजी वंश का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ध्यान रखिएगा, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। अलाउद्दीन खिलजी ये सोच रहा होता है कि उसका चाचा बूढ़ा हो चुका है, उसने दिल्ली का तख्त अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अब खुश होकर उसका चाचा दिल्ली के तख्त में उसे बैठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिल्ली के तख्त पे तो उसका चाचा खुद बैठ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को यह सबसे बड़ा अपमान लगता है। अब अलाउद्दीन खिलजी की नजरों में उसका चाचा चुभने लगता है। अब 1290 से लेकर 1230 तक 1320 तक, इन 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का ही शासन रहेगा, ठीक है? हालांकि यह एक ऐसी डायनेस्टी है जिसने पांचों डायनेस्टीज में दिल्ली सल्तनत में सबसे कम रूल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल डायनेस्टी ये रही पूरी दिल्ली सल्तनत में, केवल अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। या आप ये बोल सकते हो, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान कौन सा था? तो आपका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी के बारे में समझिए। दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अलाउद्दीन खिलजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अगर आपने इसको कवर कर लिया तो लगभग दिल्ली सल्तनत को अपनी मुट्ठी पर कर लिया आपने। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसी का बचपन का नाम है अली गुरशास्प, ठीक है? ध्यान रखिएगा, लोगों ने इसको एक टाइटल दिया। कौन सा टाइटल? सिकंदर सानी का टाइटल। सिकंदर ए सानी का टाइटल, मतलब दूसरे अलेक्जेंडर का खिताब लोगों ने इसको दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो टेन्योर है, इसका टेन्योर 1296 से लेकर 1316 तक का है। इन 20 वर्षों तक इसने शासन किया है। अब 20 वर्षों तक क्या क्या किया उसके बारे में अभी बात करेंगे। होता क्या है कि 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी है। जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो गद्दी से हटने को तैयार नहीं है और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को
भारत में चारों तरफ भेज रहा है मिलिट्री के साथ, चारों तरफ पैर पसारने की योजना में चल रहा है। और अलाउद्दीन देखते ही देखते चारों तरफ खिलजियों का मुकाम बनाता जा रहा है। मतलब जितने जगह मिल रही है आसानी से, उतनी तो सबसे पहले मुट्ठी में करी खिलजियों की। अब ऐसे में ही क्या है कि 1296 में, 1296 में, मतलब खिलजी वंश की शुरुआत के 6 वर्षों के बाद, अलाउद्दीन खिलजी महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है कारा। क्या नाम है? कारा। कारा को लूटता है और वहां पे एक प्लानिंग करके अपने चाचा को बुलाता है। वापस नहीं लौटता है। जब वापस नहीं लौटता है तो उसका चाचा जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, उसको लगता है कि अलाउद्दीन के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर वो इतनी लूटपाट करने के बाद वापस क्यों नहीं आया। तो चलो चल के मैं ही देखता हूं कि आखिर हुआ क्या है। और अलाउद्दीन को यह पता था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जरूर आएगा दिल्ली सल्तनत छोड़ के कारा में, और यहां पे उसने पूरे ताश के पत्ते बिछा रखे होते हैं। जैसे ही उसका चाचा कारा में आता है, वो अपने चाचा को ही मार देता है और यहां से तख्ता पलट होता है। अपने चाचा को मार के चाचा की गर्दन लेकर दिल्ली में जाता है, और दिल्ली सल्तनत में जब तख्त पर बैठता है तो वहीं पर अपने पैरों के पास चाचा की गर्दन रख देता है। उसकी जो बीवी है मेहरुनिसा, उसको भी क्लियर कर देता है कि अब दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। अब उसके पिता दिल्ली सल्तनत की तख्त पर बैठने वाले नहीं है। अब उसके पिता कभी नहीं आएंगे। और यहां से दिल्ली सल्तनत को एक ऐसा सुल्तान मिलता है जो कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट करेगा, सबसे ज्यादा चेंजेस लेकर आएगा। और यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी के इन 20 साल के टेन्योर से 1296 से 1316 के बीच में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसने आखिर ऐसा किया क्या, समझिए। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले इसने फोकस किया अपनी मिलिट्री पर। अभी तक क्या होता था, लोग इमोशन में लड़ते थे। होता ऐसा था कि किसी भी राज्य पर मान लीजिए हमला हो गया, तो वहां का जो राजा होता था वो अपना शस्त्रागार खोल देता था। मतलब जहां पर भी तलवार, भाले, धनुष बाण सब रखा हुआ है, वो पूरा खोल दिया जाता था। और राज्य की जो प्रजा होती थी वो वहीं से हथियार लेकर सेना में लड़ने के लिए पहुंच जाती थी। मतलब बच्चे से लेकर जो लड़ सकता है, 15-16 साल का लड़का, वो भी अगर लड़ सकता है तो वो भी तलवार लेके पहुंच रहा है। और एक 60 साल का कोई बुढ़ा व्यक्ति भी है, वो भी पहुंच रहा है तलवार लेकर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। खिलजी का कहना था कि एक अलग तरीके से मिलिट्री को फॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, अपनी आर्मी को रिफॉर्म किया। क्या किया? आर्मी रिफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ही हैज रिफॉर्म्ड आर्मी। ठीक है। इसने कहा अब से ऐसा नहीं चलेगा। अब से सेना में केवल वही लोग भर्ती होंगे जो कि उसके लिए एलिजिबल होंगे। पहली बार कोई ऐसा शासक दिल्ली के तख्त पर आया जिसने सैनिकों के लिए खुली भर्ती का आयोजन किया। मतलब जैसे आप देखते हो ना, अभी पुलिस और आर्मी में सिपाही के लिए खुली भर्ती होती है ना, कि इतने किलोमीटर आपको दौड़ना है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब होता है ना। उसी तरीके से अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं था। यह पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि क्राइटेरिया लेकर आया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मी के लिए खुली भर्ती आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि केवल मजबूत लोग ही आर्मी के अंदर आएंगे, कोई बच्चा या बूढ़ा नहीं आएगा। रिजल्टेंट कैजुअलिटी कम होंगी। जब मजबूत लोग ही लड़ेंगे तो कैजुअलिटी कम होगी, कम लोग मारे जाएंगे युद्ध में। दूसरी चीज, इसने 2 प्रथाएं लॉन्च करी। एक तो दाग सिस्टम और दूसरा हुलिया। दाग और हुलिया सिस्टम। अब यह दाग क्या है? होता क्या था कि जब युद्ध में लड़ते थे
तो युद्ध में कई बार क्या होता था, घोड़े इंजर्ड हो जाते थे, तो पता ही नहीं लगता था कि कौन सा घोड़ा किसका है, जिसकी वजह से फिर आदमियों की भी इंजरी होती थी, कैजुअल्टी भी होती थी। तो क्योंकि हम दूर से ही खड़े होकर अपने घोड़ों को पहचान सकें और उनको आवाज देकर बुला सकें, या जो भी साइन हो उससे बुला सकें, इस वजह से घोड़ों पे दाग लगाया गया। इसने कहा एक मोहर बनाओ, एक गोल सी मोहर बनाई गई बड़ी सी, और उस मोहर को गर्म करके घोड़े की खाल में दाग दिया जाता था। मतलब हमेशा के लिए घोड़े की खाल पे एक निशान बन जाता था, जिससे क्या होता था कि दूर से ही खिलजियों की सेना को यह पता लग जाता था कि अभी हमारे कितने घोड़े हैं यहां पर। अलाउद्दीन की एक और खास बात थी कि यह सेना का एक हिस्सा रिजर्व में रखता था। जैसे कि मान लीजिए 100 घोड़े लड़ रहे हैं, तो 50 घोड़े रिजर्व में होते थे। वो जो पीछे खड़े हुए, छोटी पहाड़ी के खड़े हुए पीछे जो घोड़े हैं, जो 50 घोड़े हैं जो रिजर्व में हैं, उस टुकड़ी का काम ही सिर्फ ये होता था देखना कि कोई घोड़ा इंजर्ड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई घोड़ा इंजर्ड होगा उस पे बैठा हुआ सैनिक जमीन पे आके गिरेगा, और अगर कोई सैनिक जमीन पे आके गिरा है तो पीछे से तुरंत एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वो उसी सैनिक के पास जाके खड़ा होता था। इस बैटल टैक्टिक्स से अलाउद्दीन लड़ता था। तो आर्मी में उसने बहुत काम किया। जैसे कि घोड़ों को नहीं पहचान पाते थे, वैसे ही सेना में अपने सैनिकों को भी पहचानने में बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि अलाउद्दीन सीधे युद्ध में नहीं कूदता था, पहले अपनी सेना आगे छोड़ता था और खुद एक हाइट वाली जगह पर होता था, वहां से खड़े होकर पूरी सेना को देखता था लड़ते हुए। अब ऐसे में यह मुश्किल हो जाता था पता करना कि कौन सा आदमी हमारा है कौन सा उसका है। 200 मीटर दूर से आप लड़ते हुए देख रहे हो किसी अपनी आर्मी को, आप कैसे बता पाओगे कि कितने हमारे लोग मर रहे हैं कितने उनके मर रहे हैं। तो इसने क्या किया, हुलिया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया आर्मी के लिए। क्या किया, हुलिया। अब ये हुलिया क्या है, हुलिया का मतलब यूनिफॉर्म, कपड़े। बोलते नहीं है कोई ऐसे वैसे कपड़े पहन के आ जाता है तो बोलते हैं ना ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने। तो हुलिया का मतलब किससे है, यूनिफॉर्म से। इसने काले रंग की यूनिफॉर्म अपनी आर्मी के लिए सिलाई, जिससे कि दूर से ही पहचान में हमारे सैनिक आ जाएं। तो ध्यान रखिएगा, दाग और हुलिया सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। इसके अलावा जमीन को नापने की नई इकाई भी इसने लॉन्च करी, जिसको बोलते हैं बिस्वा सिस्टम। क्या बोलते हैं, बिस्वा प्रथा या बिस्वा सिस्टम। यह लगभग उसी तरीके की जमीन को नापने की इकाई थी जैसे इससे पहले इल्तुतमिश ने लॉन्च करी थी। आपको याद है पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को लॉन्च किया था। जमीन को नापने की इकाई थी, जमीन को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता था। जैसे कि एक जमीन है तो उसका 40% जो हिस्सा है वो जिसकी जमीन है उसी के पास जाता था। 40% कमाई, 20% कमाई आर्मी वेलफेयर में जाती थी, 20% कमाई लोगों के वेलफेयर में जाती थी, और बची हुई 20% सुल्तान के खाते में सीधे जाती थी। तो उसी तरीके से इसने बिस्वा सिस्टम लॉन्च किया, जमीन को नापने की एक नई इकाई बिस्वा लॉन्च करी। क्लियर है इतनी बात। अब इसने अपने इस 20 साल के टेन्योर में कई इस्टेब्लिशमेंट किए। ठीक है, क्या किए, कई चीजें दिल्ली में इस्टेब्लिश करी। कौन कौन सी चीजें इस्टेब्लिश करी हैं इनको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसने सिरी की स्थापना करी। दिल्ली के अंदर एक छोटा सा शहर बसाया जिसका नाम था सिरी, और सिरी में ही एक सिरी का किला बनाया। क्या बनाया, सिरी फोर्ट बनाया। और ध्यान रखिएगा सिरी को इसने अपनी कैपिटल भी बनाया। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह को अपनी कैपिटल बनाया था, आपका आंसर होगा सिरी को अपनी कैपिटल बनाया था। सिरी का किला हो गया। इसके अलावा दिल्ली में इसने हौज खास का निर्माण किया है। जब आप सिलेक्शन लेकर मुझसे मिलने आएंगे दिल्ली में तो यहां पर आप हौज खास देखने जाएंगे। ठीक है, डेली हजारों लोग आते हैं देखने। और इसने एक मस्जिद बनाई। इस मस्जिद का नाम क्या था, कोई बता सकता है, जमैयत खाना। कौन सी मस्जिद,
जमयत खाना मस्जिद। ठीक है। और इसने क्या बनाया? इसने अलाई मीनार बनाई दिल्ली में। इसने अलाई दरवाजा बनाया, अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। साथ में चोर मीनार भी इसने बनाई। अब ये चोर मीनार क्या है? जब आप हौज खास में जाएंगे ना, तो वहीं पर आप प्रेमाइसेस में देखोगे एक पिलर बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये पिलर ऐसा है, कुतुब मीनार जैसे पिलर है, उतने ऊंचे नहीं है बट पिलर है। अब इस पिलर में छोटे छोटे छेद आपको दिखाई देंगे बीच में। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता था? जब आक्रमण होता था तो इसके अंदर जो धनुषधारी होते थे, जो कि बेहतरीन आर्चर होते थे खिलजी की सेना के, वो इसके अंदर छुप के बैठ जाते थे और इन छेदों से निशाना लेते थे बाहर की सेना के लोगों का। और बाहर की सेना तो मार नहीं पाएगी इन छेदों के अंदर, लेकिन अंदर से आसानी से बाहर वालों का निशाना लिया जा सकता था। तो क्योंकि चोरों की तरह छुप के इसके अंदर बैठ के आक्रमण कर सकते थे, इस वजह से इसका नाम चोर मीनार रखा गया। क्लियर है इतनी बात सभी को? आदित्य का कहना है सर सिरी कहां है? सिरी दिल्ली में है बेटा, दिल्ली में हौज खास में। दिल्ली सल्तनत चल रही है, सब कुछ दिल्ली में ही बन रहा है, ध्यान रखना। ये कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ दिल्ली में है, इसीलिए नाम ही है इसका दिल्ली सल्तनत। ठीक है। डन है यहां तक? क्लियर है इतनी बात? ओके। जो अलाउद्दीन खिलजी का टेन्योर है 20 साल का। ठीक है। कितने साल का? 20 साल का। 1296 से लेकर 1316, इस बीच में खिलजी ने 8 बैटल्स लड़े हुए हैं। कितने? 8 युद्ध। और खास बात यह है कि ये अपने इस 20 साल के टेन्योर में एक भी बैटल नहीं आ रहा, एक भी युद्ध नहीं आ रहा। और यही कारण है कि इसको सिकंदर सानी का टाइटल दिया गया था। इसने आर्मी में खुली भर्ती की शुरुआत करी, इसने बिस्वा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और साथ में दाग और हुलिया सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। ध्यान रखिएगा, ही वॉज द मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान ऑफ एंटायर दिल्ली सल्तनत। देन एक और चीज इसने इंट्रोड्यूस करी जिसको बोलते हैं मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अब अभी तक क्या होता था कि बहुत ही अनाप शनाप टैक्स लिया जाता था। जैसे कि आज सुल्तान को ऐसा लग रहा है कि खजाना खाली हो रहा है, तो सुल्तान तुरंत आदेश पास कर देता था कि भाई आधा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। माफी चाहता हूं कि आज इतना टैक्स देना होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आज आदेश पास किया गया, सुल्तान ने कहा कि खजाना खाली हो रहा है, तो अब सबको 50 सिक्के देने होंगे। तो यह आदेश पास हुआ कि 50 सिक्के देने। अब मान लेते हैं एक आदमी आ रहा है 500 सिक्के कमाकर, ये तो टैक्स के रूप में 50 सिक्के दे देगा। इसके पास कितने बचे? 450। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाएगा। मान लीजिए किसी की कमाई 100 सिक्के हैं, इस पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ेगा, इसकी तो आधी आमदनी चली जाएगी ना। इसके पास तो केवल 50 ही बचे, बट कोई नहीं, सुल्तान से जान भी तो बचानी है, आधे दे देगा। टैक्स के रूप में 50 सिक्के तो चाहिए ही चाहिए, कहा है सुल्तान ने। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 ही सिक्के कमा के आया है, वो क्या करेगा? देगा, भले ही भूखा मरे, देगा, तो जान तो बचानी है ना। तो वो पूरे के पूरे सिक्के दे देता था, जीरो बचे उसके पास। और मैं कह रहा हूं, अगर कोई 40 भी आज कमा कर आया है तो वो कैसे देगा? उसको तो 10 उधार में लेने पड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए, तब जाकर वो दे पाएगा। तो इस तरीके के अनाप शनाप टैक्स लग रहे थे अभी तक, जिसकी वजह से जनता बड़ी परेशान थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब से सिक्कों के आधार पर टैक्स डिसाइड नहीं होगा, अब से हम टैक्सेशन को 50% पे फ्रीज करते हैं। किस पे? 50% पे। तो इसने 50% टैक्स फिक्स कर दिया कि मतलब जो जितना कमा रहा है वो उसका आधा देगा। मतलब अगर तुम 500 कमा रहे हो
तो तुम 250 दोगे, तुम 100 कमा रहे हो तो 50 दोगे, तुम 50 कमा रहे हो तो 25 दोगे, तुम 40 कमा रहे हो तो 20 दोगे, जिसकी वजह से लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। इसका जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम है, इसकी वजह से मार्केट स्टेबल भी हुआ, वरना अभी तक मार्केट स्टेबल नहीं हो रहा था दिल्ली के अंदर। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसने साथ में क्लस्टर मैनेजमेंट की भी स्थापना करी। क्लस्टर मैनेजमेंट का मतलब यह कि अलग अलग महकमों के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करी। साथ में इसने 2 तरीके के और टैक्स लॉन्च किए। एक तो इसने न्यू टैक्स कौन कौन से लॉन्च किए? एक तो इसने घराई टैक्स लॉन्च किया, ठीक है। घराई का मतलब नाम से ही समझ जाइए, घर पर लगने वाला टैक्स, जो कि हाउस टैक्स हुआ करता था। हाउस टैक्स इसने लॉन्च किया, और साथ में चराई टैक्स लॉन्च किया। चराई मतलब अगर पशुओं को चरने के लिए आपको छोड़ना है तो उनके लिए भी बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन उसके लिए टैक्स देना होगा, तो वो चराई टैक्स। जैसे कि मान लीजिए भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं आपके पास, तो आपको उन्हें चरने के लिए छोड़ना है, तो स्पेशल बहुत बड़े बड़े बाग बनाए जाते थे, वहां पर अच्छी घास लगाई जाती थी, ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते थे जो कि चरने में पशु खा सके, तो उसके लिए चराई टैक्स देना होता था, ठीक है। तो ऑन एनिमल फीडिंग, पशुओं को फीड कराने के लिए चराई टैक्स दिया जाता था। इसने घोषणा की राजस्व में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने ये एक पहला ऐसा सुल्तान हुआ जिसने अपने अधिकारियों पर भी समान रूप से टैक्स लगाया। इससे पहले गुलाम वंश के अंदर जो टैक्स लग रहे थे उसमें चहलगानी के सरदारों को छूट होती थी, उन्हें टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन इसने कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सब के ऊपर भी टैक्स लगेगा, 50% तो सबको ही देना होगा, और टैक्स में कोई रिश्तेदारी नहीं होती मेरे दोस्त, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे एक दरबारी कवि हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के, जिनका नाम था अमीर खुसरो। अब ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये कौन से कवि थे जिनको 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि नोट्स में आपके पास मेंटेन रहे। 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 10 सुल्तानों का संरक्षण का मतलब यह कि अमीर खुसरो 10 सुल्तानों के टेन्योर में काम कर चुके थे। गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में भी अमीर खुसरो ने काम किया था, कैकुबाद कैमूर्स के भी टेन्योर में काम किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टेन्योर में भी काम किया, और अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में भी काम किया। लेकिन अमीर खुसरो को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, या आप बोल सकते हो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में हुए। अमीर खुसरो के अंदर एक खास बात थी कि वो खड़े ही खड़े एक्सटेम्पर में, मतलब सेकेंड्स में, कही गई किसी भी बात को कविता में कन्वर्ट कर देते थे। इसीलिए अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने एक टाइटल भी दिया है। कौन सा टाइटल? तोता ए हिंद का टाइटल। तोता ए हिंद का टाइटल, ध्यान रखिएगा ये भी कि तोता ए हिंद का टाइटल किसको दिया गया? अमीर खुसरो को, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अमीर खुसरो के अलावा एक और थे जिनका नाम था मीर हसन दहलवी, इनको भी अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था। खिलजी के टाइम पीरियड पे जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो मैक्सिमम अमीर खुसरो के ही द्वारा लिखी गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी देकर एक गुलाम को खरीदा था, और इस गुलाम का नाम था, रियल नेम था मलिक मनी। क्या नाम था? मलिक मनी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के गुलामों के बाजार से इस व्यक्ति को खरीदा था।
क्योंकि इसको खरीदने में उसने 1000 दिनार दिए थे, इस वजह से लोगों ने इसको 1000 दिनारी कहा। क्या कहा? 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा था। इसका रियल नेम था मलिक मनी। जब इसको खरीदा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके बाद इसका नाम बदल के मलिक कफूर रखा। क्या नाम रखा? मलिक कफूर। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? मलिक कफूर। लड़ने में बहुत शातिर, दिमाग से बहुत तेज, तलवार चलाने में बहुत एक्सपर्ट, और अलाउद्दीन खिलजी ने स्पेशली इसे ट्रेंड किया था अपनी सुरक्षा के लिए। कई इतिहासकारों ने ऐसा भी लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी की पार्ट टाइम बीवी भी हुआ करता था। मतलब कई इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी को समलैंगिक भी बताया हुआ है। ओके, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो मलिक कफूर पार्ट टाइम बीवी तो अलाउद्दीन खिलजी का था ही, साथ में उसका सेनापति भी था, आगे चल के बना, और उसका गुलाम तो था ही। मलिक कफूर ही वो व्यक्ति है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमेशा रहता था। इस 20 साल के टेन्योर में लगभग हर एक युद्ध में मलिक कफूर साथ था। और इन 20 सालों के टेन्योर में जो 8 बैटल अलाउद्दीन खिलजी ने लड़े थे, वो कहां कहां पर लूट करी थी और किस किस जगह को जीता था। 1292 में मालवा को उसने जीता, मतलब एमपी को। 1296 में देवगिरी को जीता था, और देवगिरी को जीत कर ही वो कारा में आया था, महाराष्ट्र में। देवगिरी महाराष्ट्र में ही है, कारा भी महाराष्ट्र में ही है। और यहीं पर आप देख सकते हो 1296 में अपने चाचा की गर्दन काटी थी उसने, और यहीं से अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया था। 1297 में सबसे बड़ी इसकी जीत थी, गुजरात को जीता। 1301 में रणथंभौर को जीता, राजस्थान के। 1303 में चित्तौड़गढ़ को भी जीता। यह वही चित्तौड़गढ़ है जहां के लिए रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन की कहानी फेमस है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी हुई है, पद्मावत। कौन सी किताब है? बुक पद्मावत बाई मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो जो पद्मावत महाकाव्य लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, यह आगे चल के लिखा गया है मुगल अंपायर में। ठीक है, तो वो जो पद्मावत महाकाव्य है वही हमें चित्तौड़गढ़ की कहानी के बारे में बताता है। रावल रतन सिंह जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनकी दूसरी रानी रानी पद्मावती, और अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगता है, अलाउद्दीन खिलजी को यह उसका ब्रेन वॉश किया जाता है कि अगर तुम रानी पद्मिनी को पालोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे आगे झुक जाएगी। रानी पद्मिनी में वो एनर्जी है, देख लोगे तो कभी भूलने का जी नहीं करेगा। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी कभी रानी पद्मिनी को देख ही नहीं पाया था पूर्ण रूप से, केवल एक झलक, वो भी वो घूंघट में थी। लेकिन जिस तरीके का उसके सामने वर्णन किया गया था रानी पद्मिनी का, वो सीधे चित्तौड़गढ़ जाके पहुंच गया था। उसके दिमाग पे एक नशा सा सवार हो गया था चित्तौड़गढ़ को जीतने का। जैसे उसने ठान ही लिया था कि वो रानी पद्मिनी को तो लेकर ही आएगा। लेकिन रानी पद्मिनी उसके हाथ नहीं लगती हैं। चित्तौड़गढ़ में वो जाकर चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लेता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला ही इतना बड़ा है, आपको पता है पूरे भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। कभी आप राजस्थान में जाएंगे चित्तौड़गढ़, तो इस किले को जरूर घूमिएगा। आपको घंटों लगेंगे घूमने में, वो भी गाड़ी से। पैदल घूमोगे तब तो कई दिन लेकर जाना, एक दिन में घूम भी नहीं पाओगे। ये फोर्ट ऐसा है, इतना बड़ा है। इस किले के अंदर कई गांव बसते हैं। इस किले के अंदर हजारों लोग आज भी रहते हैं। इस किले के अंदर आज भी हजारों घर हैं वहां के लोगों के। ठीक है, ये इतना बड़ा किला है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस किले को तो भेद नहीं पाया था।
लेकिन उसने इसे जीत जरूर लिया था। इस किले की दीवारों को तो नहीं तोड़ पाया था जो वो अपने साथ तोपें लेकर गया था। उसने धोखा किया और फाइनली चित्तौड़गढ़ के किले में एंटर हो गया। लेकिन एट द एंड रानी पद्मिनी ने हजारों रानियों के साथ वहीं पर जौहर कर लिया। जौहर मतलब एक बहुत बड़ा कुंड है वहां पर, विजय स्तंभ के बराबर में। उस कुंड के अंदर आग जलाई गई। और ये वो टाइम पीरियड हुआ करता था जब जो भारतीय रानियां, भारतीय महिलाएं जो दूसरे देश से आए हुए मुस्लिम जब अटैक करते थे उनके ऊपर, जो मुस्लिम आक्रमणकारी उनकी आबरू से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि जब सब कुछ जा ही रहा है, ये धन दौलत, ये जमीन, ये किला, ये सब कुछ जा रहा है, लेकिन अभी किसी में इतनी औकात नहीं है कि हमारी इज्जत को छू सके। तो वो हंसते हंसते जौहर कर देती थी। जौहर का मतलब वो हंसते हंसते अग्नि को खुद को समर्पित कर देती थी, आग में कूद जाती थी कि कोई ये आक्रमणकारी मेरे बदन को नहीं छू सकता है, मेरे शरीर को नहीं स्पर्श कर सकता है। तो जो ये रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है, इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा हुआ है। तो ये वही चित्तौड़गढ़ का किला है जिसको अलाउद्दीन ने 1303 में जीता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था, लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन के दिल और दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा। उसके बाद कभी वो खुश नहीं रहा। अपनी आखिरी सांस तक उसके बाद खुश नहीं रहा। उसके दिमाग में हमेशा गिल्ट ही बना रहा कि वो आखिर रानी पद्मिनी को पा नहीं सका। उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे अब वो कुछ नहीं कर सकता। जो पूरी कायनात उसके कब्जे में आ सकती थी, वो शायद उसके हाथ से फिसल गई। वो ऐसा मानने लगा था कि रानी पद्मिनी उसके लिए लकी हो सकती है और वही उसकी सफलता की कुंजी है। और रानी पद्मिनी जब मिली नहीं, तो धीमे धीमे करके उसकी मानसिक स्थिति कुछ सालों में बिगड़ने लगी। पागलों जैसा बिहेव करने लगा। मालवा को दोबारा जीता 1305 में, 1308 में सिवाना को जीता, 1311 में जालौर को जीता। इनमें से एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर उसने आक्रमण किया हो और उसे जीता ना हो। हर एक जगह को जीता। यही कारण है कि इसको सिकंदर सानी का टाइटल दिया गया। 1315 के आसपास से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगती है। रात में उठकर अचानक से बैठ जाना, हंसने लगना, कभी भी किसी को मारने के आदेश दे देना, कभी अचानक से रोने लगता था। इस तरीके की हरकतें वो करने लगा। कई इतिहासकारों ने ऐसा भी लिखा है कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान होकर जो मलिक कफूर था, वो धीमे धीमे करके उसको स्लो पॉइजन देने लगा था। और ऐसे करते करते 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। 20 साल तक, इस 20 साल में आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। 1316 में मौत के बाद गद्दी पर केवल 36 दिन के लिए मलिक कफूर बैठता है। यह बहुत कम लोग लिखते हैं किताबों में, बट मलिक कफूर गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद। वो कहते हैं ना कि आपको पता नहीं, आपको आपका नौकर दिखेगा, आपके सामने यस सर बोल रहा है, लेकिन ज्यादातर नौकरों के हाल ये होते हैं कि जब आप अपने घर पे नहीं होते ना, तो आपके सोफे पे बैठकर वो फील करते हैं कि यह सोफा कैसा मजा देता है। आपकी कुर्सी पर बैठकर फील करेंगे कि कुर्सी कैसा मजा देती है। वो एक कसक रह जाती है अंदर। और मलिक कफूर के अंदर पिछले 20 सालों से एक कसक थी। खिलजी की मौत के बाद अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है, और जैसे ही सुल्तान की गद्दी पर बैठता है, क्योंकि छोटा आदमी है ना, रास नहीं आएगी उसे गद्दी, उसको तो केवल सनक सवार है गद्दी पर बैठने की। और गद्दी पर बैठते ही उसका माथा ऐसा घूमता है कि उसके जो डिसीजन है, वो डिसीजन दिल्ली सल्तनत को खून में रंग देते हैं। कई हिस्टोरियंस ऐसा लिखते हैं कि मलिक कफूर जैसे ही गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन की मौत के बाद, अगले 20 दिनों के अंदर यह हालत होती है
कि अगर एक भी मंत्री या एक भी ऑफिसर अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख रहा है या अगर हल्का सा मुस्कुरा भी दे बोलने में, तो सीधे सीधे वहीं खड़े खड़े आदेश दे देता था कि मेरे सामने ही गर्दन काट दो इसकी। उस हद तक की बर्बरता कि उसके खुद के अधिकारी उससे बस कर चुके थे। और अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा मुबारक शाह खिलजी उसके खिलाफ कंस्पिरेसी करता है और 36वें दिन उसको मार देता है। केवल 36 दिन तक गद्दी पर बैठा है मलिक कफूर। यही कारण है कि उसे 36 दिन का सुल्तान भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि 36 दिन का सुल्तान कैसे कहा जाता है, तो आंसर ध्यान रखिएगा, मलिक कफूर को कहा जाता है 36 दिन का सुल्तान। बाकी 1316 से लेकर 20 तक दिल्ली के तख्त पर मुबारक शाह खिलजी बैठता है। मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी एक कमजोर शासक है, यह दिल्ली की बागडोर को नहीं संभाल पाएगा। और ऐसे में मुबारक शाह खिलजी का ही एक कमांडर, एक गवर्नर जो कि लाहौर और पंजाब की सूबेदारी संभालता था, उसको यह पता लग जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा दम नहीं है मुबारक शाह में, और वो यहीं से तख्ता पलट कर देता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा अब एक नए वंश की स्थापना करी जाएगी, ठीक है। किसकी? एक नए वंश की, तुगलक वंश की। लेकिन इस बीच में कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी की बात कल की क्लास में होगी। अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में, तुगलक वंश में हम लोग बाद में बढ़ेंगे। पहले यह भी देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से नए टैक्सेस और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की स्थापना करी है, ठीक है। तो इसको कवर करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। ओवरऑल आज आपने क्या कवर किया? आज हम लोगों ने 1240 से लेकर 1320 तक कवर कर लिया है। स्पेशली बलबन का टेन्योर जो आपको ध्यान रखना है, और पूरी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में आप देख रहे हो 30 साल के टेन्योर में 20 साल का जो टेन्योर है वो तो अलाउद्दीन का ही है। तो वही जो 20 साल का टेन्योर है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। और आपको पता ही होगा आज 11 बजे यूट्यूब पर मैं आ रहा हूं, और आज से मैं यूट्यूब पर शुरुआत करा रहा हूं 2025 के जो भी जीएस के पेपर पूछे गए हैं सीजीएल में, एक एक करके सारे पेपर सॉल्व कराने आ रहा हूं। तो आज पिछले साल के 12 सितंबर 2025 में पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो अभी सॉल्व कराऊंगा 11 बजे वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस